तो पॉइंट नंबर 7 में हमने पढ़ लिया था कि लाइट का फ्रीक्वेंसी 10 के पावर 15 हर्ट्ज का होता है। इसी को पॉइंट नंबर 8 बना रखे हैं हम लोग। इसी को पॉइंट नंबर 8 बना रखे हैं कि ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी इज ऑफ ऑर्डर 10 का पावर 15 हर्ट्ज। तो हम लोग को ये डेटा समझ के याद रखना है कि ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 का पावर 15। ओके। पॉइंट नंबर 9, कलर। कलर हम लोग कैसे पहचानते हैं? कलर हम लोगों की आंखें कैसे पहचानती हैं, ये याद रखना है हम लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने पिछले पेज पे देखा कि लाइट के फर्दर डिवीज़न में 7 कलर्स दिखाए गए थे। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम ये लाइट का पार्ट था। इसको हम लोग 7 कलर्स में दिखाए थे। विबग्योर, जिसको आपको पहले से ही पता था, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ 4000 माना जाता है। रेड कलर सबसे लास्ट में जो, उसका वेवलेंथ 7000 माना जाता है एंगस्ट्रॉम में। तो कलर्स हम लोग पहचानते कैसे हैं फिर? क्या वेवलेंथ से पहचानते हैं? नहीं, कलर हम लोग फ्रीक्वेंसी से पहचानते हैं। हम लोगों की आंखें प्रकृति ने ऐसे बनाई हैं कि कलर को फ्रीक्वेंसी से पहचाना जाएगा। तो कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट वेवलेंथ। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका स्पीड और वेवलेंथ बदल जाएगा। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका स्पीड और वेवलेंथ बदलेगा। देखिए पिछले पेज पर था ये। तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका स्पीड और वेवलेंथ बदल जाएगा। तो क्या कलर भी बदल जाता होगा? यानी हवा में अगर कोई कलर रेड दिख रहा है, अगर हम लोग उसको पानी में डुबा के देखें तो क्या उसका कलर अलग दिखेगा? नहीं, वेवलेंथ तो बदल गया होगा। हवा में वेवलेंथ कुछ और होगा, मीडियम अलग है। पानी में वेवलेंथ कुछ और होगा, मीडियम अलग है। तो वेवलेंथ तो बदल गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों की आंखें उसे रेड कलर का रेड कलर ही देखेंगी, उस ऑब्जेक्ट को। तो यहां से हम लोग ये याद रखेंगे, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट वेवलेंथ। इंसान की आंखें कलर्स को पहचानती हैं फ्रीक्वेंसी के थ्रू। आपको बताया मैंने कि फ्रीक्वेंसी कभी बदलता नहीं है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तब भी। तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब उसका कलर नहीं बदलता है। हम लोग वही का वही देखते हैं। तो याद रखिएगा, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट वेवलेंथ। ओके। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज की सेंसिटिविटी of human eyes is maximum for green yellow light. Sensitivity of human eyes is maximum for green yellow light. किसी भी कलर को देखकर दिमाग कितना तेज रिएक्ट कर रहा है उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। रिएक्शन टाइम जिसमें जितना कम रहेगा हम लोग कहेंगे सेंसिटिविटी उतना हाई है। तो ग्रीन येलो लाइट को देखकर दिमाग जल्दी रिएक्ट करता है, जल्दी रिस्पॉन्स देता है। ग्रीन येलो लाइट को देखकर दिमाग जल्दी रेस्पॉन्ड करता है, तो हम लोग कहेंगे दिमाग उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। हेंस सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आइज। आंखें भेजती हैं दिमाग को सिग्नल, दिमाग रेस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए मैं दिमाग की बोल रहा हूँ कि दिमाग किस कलर को देखकर पहले रेस्पॉन्ड करता है, वह कलर होता है ग्रीन येलो लाइट। एवरेज देखिए, एवरेज वेवलेंथ के आसपास है। तो सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन लाइट इज मैक्सिमम फॉर ग्रीन येलो लाइट। ये एक थ्योरी का पार्ट है, इसे आप याद कर लें। पॉइंट नंबर 11, परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई इज 0.1 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड। परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई इज 0.1 सेकेंड और 1/10 सेकेंड। ये थ्योरी का पॉइंट है, याद रखिए। रिजॉल्विंग पावर, आदमी की आंखों का रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज 1 मिनट। एंगल है यहाँ पर, याद रखिएगा। 1 मिनट समय नहीं है, ये टाइम नहीं है, एंगल है। एंगल का यूनिट भी तो मिनट में आता है। जैसे आपने देखा होगा कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन उतना ऊंचाई पे उड़ रही है, हम लोग एरोप्लेन के अलग अलग खिड़कियों को अलग अलग पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन आपको पता है, आप वैसे भी देखे होंगे और पिक्चर्स में भी देखे होंगे कि एरोप्लेन में ढेर सारी खिड़कियाँ होती हैं। उसके बावजूद जब एरोप्लेन उड़ती है आसमान में तो हम लोग उसके अलग अलग खिड़कियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अलग अलग। इसी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं।
रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्व करने की क्षमता, दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पहचानने की क्षमता। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है S1, मान लीजिए ये सोर्स 1 है या स्पॉट 1 मानिए, ये देखिए स्पॉट 2, S1 S2, डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम S1 S2, इनके बीच का दूरी कैपिटल डी है, इनके बीच का दूरी कैपिटल डी है। और जहां से हम लोग देख रहे हैं आइज, वह स्मॉल डी डिस्टेंस पर है, ये स्मॉल डी लिखा हुआ है, ये स्मॉल डी। जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन उड़ रही है, तो एरोप्लेन के दो खिड़कियों के बीच का दूरी ये कैपिटल डी मानिए, और अपने आंखों से एरोप्लेन का दूरी स्मॉल डी मानिए। तो हम लोग यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि रिजॉल्विंग पावर 1 मिनट एंगल में है, मतलब ये जो एंगल दिख रहा है आपको थीटा, ये जो थीटा एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा 1 मिनट से बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग S1 S2 को अलग अलग पहचान पाएंगे, तभी हम लोग S1 S2 को अलग अलग पहचान पाएंगे। तो वही लिखा है थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 180 इंटू 60। क्यों? ये मैंने रेडियंस में चेंज किया है, ये मैंने रेडियंस में चेंज किया है। तो थीटा हम लोगों को जब भी लिखना होता है, डिस्टेंस का रेशियो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लिखना था एक्चुअली। देखिए सेकेंड लाइन में देखिए, थीटा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो जब भी डिस्टेंस का रेशियो हम लोग एंगल मेजर करते हैं तो एंगल हमेशा रेडियंस में होना चाहिए, तो इसलिए पहले ही रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। तो थीटा जो ये एंगल बना रहा है आंखें S1 S2 के लिए, वह 1 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री, बट डिग्री मत रखिएगा, इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो रेडियन में 1 मिनट को कन्वर्ट किया है, तो थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 180 इंटू 60, ये आ गया रेडियंस में वैल्यू। तो अब थीटा को हम लोग रेडियंस में क्योंकि लिख चुके हैं, अब इसको हम लोग कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लिख सकते हैं। तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ग्रेटर देन पाई बाई 180 इंटू 60। तो ये रिजॉल्विंग पावर का मतलब हुआ कि हम लोग दो चीज़ों को अलग अलग तभी पहचान पाएंगे जब ये कंडीशन फॉलो हो जाए, तो इसको रिजॉल्विंग पावर कहा जाता है। ओके, पॉइंट नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब भी दो लाइट वेव्स एक ही जगह से पास होंगे तो एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए पास होंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि दो लाइट वेव्स आएंगे और मिलके एक थर्ड लाइट वेव बन जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। दो लाइट वेव आएंगे तो दोनों दो ही रहेंगे हमेशा के लिए, यानी व्हेन टू लाइट वेव्स पासेस साइमल्टेनियसली थ्रू लिखा हुआ है, व्हेन टू लाइट वेव्स पासेस साइमल्टेनियसली थ्रू, THROUGH, थ्रू अ स्पेस, देन दे डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर, वह एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दो लाइट रेज आएंगे तो हमेशा हम लोग उन्हें दो ही मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि दो लाइट रे मिलके एक अकेला लाइट रे बन गया या तीसरा कोई और लाइट रे बन गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में व्हेन टू लाइट वेव्स पासेस साइमल्टेनियसली थ्रू अ स्पेस, देन दे डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर, दो लाइट वेव्स दो रहेंगे हमेशा के लिए। पॉइंट नंबर 14, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कह रहा है when direction of propagation is reversed, when direction of propagation is reversed, light, when direction of propagation is reversed, light retraces its path। अभी मैं ला रहा हूँ पेज, वो अभी फिलहाल एक बार सुन लीजिए, फिर पेज में अभी चेंज करता हूँ। जब लाइट के डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं तो लाइट जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाती है, लाइट जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाती है। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज रिवर्स्ड, लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज रिवर्स्ड,
लाइट रीट्रेसेस इट्स पाथ, लाइट वेव रीट्रेसेस इट्स पाथ। देखिए ये बनाया डायग्राम, लाइट इधर से आई, अल्फा एंगल पे आई, बीटा एंगल पे गई, अल्फा एंगल पे आई, बीटा एंगल पे गई। अब देखिए एरो मैंने उल्टा कर दिया, अब बीटा एंगल पे आई तो अल्फा एंगल पे चली गई, जिधर से आई उधर से वापस चली गई। यहाँ पर देखिए दूसरे डायग्राम में थीटा 1 एंगल पर लाइट आई तो थीटा 2 एंगल पर मीडियम में एंटर किया है। मान लो कि एक मीडियम है, ग्लास स्लैब है मान लो, तो लाइट ग्लास स्लैब के अंदर घुस रही है। थीटा 1 एंगल पे आई, थीटा 2 एंगल पे एंटर किया। अब देखो डायरेक्शन उल्टा किया गया है, तो अगर थीटा 2 एंगल पर आ रही है तो थीटा 1 एंगल पर ही बाहर जाएगी। तो यही मतलब हुआ कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज रिवर्स्ड लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। जब लाइट के डायरेक्शन को उल्टा करते हैं, लाइट जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से चली जाती है। पॉइंट नंबर 15, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंबल म्यू होता है, म्यू, इसको म्यू पढ़ा जाता है, म्यू पता होगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंबल म्यू, 10th में पढ़ा होगा ना ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इन फॉर्मूलाज को अभी रहने देते हैं, ये बाद में देखेंगे। अभी इतने फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये स्पॉट, छोटा स्पॉट देखिए, गोला स्मॉल सर्किल जो दिख रहा है घूम रहा है उसको देखिए। इतना फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं। म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, इस पर ध्यान दे, सी बाई वी, सॉरी सी बाई वी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, इस पर ध्यान देते हैं। तो म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी क्या है? लाइट का स्पीड वैक्यूम में। सी क्या है? लाइट का स्पीड वैक्यूम में। वी क्या है? लाइट का स्पीड उस मीडियम में जिस मीडियम का आप म्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। वी है लाइट का स्पीड उस मीडियम में जिस मीडियम का आप म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी हम लोग पहले फॉर्मूला जान चुके हैं ना, सी इज इक्वल टू लैम्डा एफ, सी इज इक्वल टू लैम्डा एफ, सी इज इक्वल टू लैम्डा एफ। यहाँ सी की जगह क्या लिखा मैंने? लैम्डा वैक्यूम, वी ए सी लिखिए। लैम्डा छोटा लिखा है वी ए सी, वी ए सी मतलब वैक्यूम। लैम्डा इंटू एफ लिखिए ऊपर, लैम्डा इंटू एफ। सी की जगह क्या लिखना है? लैम्डा वैक्यूम इंटू फ्रीक्वेंसी। वी की जगह क्या लिखना है? लैम्डा मीडियम इंटू फ्रीक्वेंसी। याद करो यार, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती थी, स्पीड और वेवलेंथ बदलता था, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता था। याद आया? तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, एफ मान लो लिखा है यहाँ पर। V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, एफ मान लो लिखा है। एफ दोनों मीडियम में सेम था, कट गया, देखो नहीं लिखा, इसलिए छोड़ दिया ना। इतना समझदार तुम लोग हैं ही। तो C इज इक्वल टू लैम्डा एफ, V इज इक्वल टू लैम्डा एफ। लैम्डा मीडियम बदल गया, ये वैक्यूम से मीडियम किसी और आ गए हम लोग, तो लैम्डा वैक्यूम में कुछ और होगा, मीडियम में कुछ और होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा। सी इज इक्वल टू लैम्डा एफ में एफ कैंसिल हो चुका है। तो बस इतना ही फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए अभी आप, अभी इतना ही फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी यानी लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन मीडियम। अभी इस पर ध्यान दीजिए। सी इज इक्वल म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। ओके, अच्छा आपको पता है कि लाइट का स्पीड मैक्सिमम कहाँ होता है? वैक्यूम में। मीडियम में तो कम ही हो जाता है ना, तो v का वैल्यू c से कम होगा। c तो सबसे ज़्यादा होता है, c स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम सबसे ज़्यादा होता है। किसी और मीडियम में जो अब लाइट आएगी उसका स्पीड v ये तो कम हो जाता है, तो c से तो कम होगा v स्मॉलर होता है, इसलिए म्यू हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। किसी भी मीडियम के लिए म्यू 1 से हमेशा बड़ा रहेगा, 1 से छोटा म्यू कभी नहीं आएगा, 1 से छोटा म्यू कभी नहीं आएगा। हालांकि वैक्यूम में ही जानना चाहें आप तो नीचे c ऊपर भी c, नीचे भी c ऊपर भी c, 1 आ जाएगा। वैक्यूम के लिए 1 होता है, एयर के लिए नियरली 1 मानते हैं। म्यू फॉर ए आई आर, म्यू फॉर ए आई आर, एयर। तो म्यू वैक्यूम का 1 होता है, एयर के लिए लगभग 1 मान लेते हैं। एक फॉर्मूला देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये एक डेफिनेशन है। इसको कैसे डिफाइन करना है अभी जान लीजिए आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका डेफिनेशन कैसे होता है? पहले इसको लिखते कैसे हैं? म्यू ऊपर 1 नीचे 2, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, जिसके रेस्पेक्ट में मेज़र करना है वो नीचे लिखा जाता है, जिसका मेज़र कर रहे हैं वो ऊपर लिखा जाता है। म्यू ऊपर 1 नीचे 2, कैसे डिफाइन करना है? μ1/μ2, सिंपल डिवीज़न से। जिसके रेस्पेक्ट में जानना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज μ1/μ2। ठीक, अब इसी फॉर्मूला लगा दो। म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी दिख रहा है ना, यहाँ फॉर्मूला देखिए पॉइंट नंबर 15 में म्यू इक्वल टू c/v, तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v दिख रहा है, तो μ1/μ2 है, ये v2/v1 आ जाएगा, बिकॉज c तो नहीं बदलता है ना, स्पीड बदलता है, वैक्यूम तो वैक्यूम होता है। जब लाइट अलग मीडियम में जाएगी तो v अलग अलग आएगा, तो इसलिए म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 में यहाँ पर। तो μ1/μ2 है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसे v2/v1 आ गया, v2/v1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज μ1/μ2 बराबर v2/v1, μ1/μ2 इज इक्वल टू v2/v1। सिमिलरली एक और बात, इसी चीज़ को दोबारा देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसके रेस्पेक्ट में मेज़र करना है उससे डिवाइड करना होता है, तो μ2/μ1 इसका वैल्यू आ गया, μ2/μ1। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि मीडियम को हम लोग इंटरचेंज किए, ये देखो रेसिप्रोकल आ गया, ये μ1/μ2, ये μ2/μ1। फिलहाल याद रखिएगा कि जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र करना चाहते हैं उसके म्यू से डिवाइड करना है। मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो μ2 से डिवाइड करिए, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो μ1 से डिवाइड करिए। ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बातों पर कहाँ कहाँ ध्यान देना है, एक तो यहाँ ध्यान दीजिए, म्यू इज इक्वल टू c/v, म्यू इज इक्वल टू c/v, या लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन मीडियम, बस इतना ही पे ध्यान दीजिए। जरूर याद रखिएगा कि म्यू हमेशा 1 से बड़ा रहता है। वैक्यूम के लिए चाहे एयर के लिए म्यू का वैल्यू 1 लेते हैं। अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में जानना चाहते हैं, तो जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में जानना चाहते हैं उसके म्यू से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 15 रहा। नेक्स्ट पेज देखिए, अब डेंसर रेयरर किसे कहा जाता है? डेंसर रेयरर किसे कहा जाता है? डेंसर रेयरर का कॉन्सेप्ट डेंसिटी से कभी नहीं होता है। डेंसर मीडियम मतलब मत समझिएगा कि ज़्यादा डेंसिटी होगा, रेयरर मतलब नहीं कि ज़्यादा कम डेंसिटी होगा। तो डेंसर रेयरर का मतलब डेंसिटी से कभी नहीं होता है, स्पीड से होता है, स्पीड से। तो मीडियम 1 इज सेड टू बी डेंसर देन अदर मीडियम if speed of light is smaller in medium 1 as compared to other। यानी मीडियम 1 कोई एक मीडियम है, उसको आप डेंसर कहना चाहते हैं, मीडियम 1 इज सेड टू बी डेंसर, किसी मीडियम को आप डेंसर कहना चाहते हैं किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा कब कह सकते हैं? जब उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो, स्मॉलर हो। स्पीड से मतलब है डेंसिटी से नहीं। तो जिस मीडियम में स्पीड कम आएगा हम लोग कहेंगे वो मीडियम उतना ही डेंसर है। तो मीडियम 1 इज सेड टू बी डेंसर देन अदर मीडियम इफ स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉलर इन दैट मीडियम। तो मीडियम में स्पीड कम तो हम लोग कहेंगे वह ज़्यादा डेंसर है। डेंसर मीडियम हुआ तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा। डेंसर मीडियम हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। डेंसर मीडियम हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ इक्विवेलेंट टू विड्थ, WI एक फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा ना इसमें इन्वॉल्व है, इसमें फार्मूला इन्वॉल्व है, तो इसमें एक छोटा सा फार्मूला आएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। हो सकता है बाद में इसकी आवश्यकता पड़े, तैयारी अभी पूरी करते हैं।
तो ऑप्टिकल पाथ इक्विवेलेंट टू विड्थ WIDTH विड्थ, ऑप्टिकल पाथ इक्विवेलेंट टू विड्थ x ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू, यानी ऐसा एक मीडियम लेते हैं जिसका विड्थ x है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसके बराबर ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग। तो ऑप्टिकल पाथ डेफिनेशन है ये, ध्यान देना है। ऑप्टिकल पाथ इक्विवेलेंट टू विड्थ x ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in same time in which it has traveled x distance in medium। नहीं समझ में आया ना? ये देखिए डायग्राम देखिए, एक ऐसा मीडियम लिया जिसका विड्थ x है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एक ऐसा मीडियम कोई बना लीजिए यहाँ पर जिसका विड्थ x हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो। मान लीजिए उस मीडियम को लाइट पार कर रही है, तो उस मीडियम को लाइट पार करने में जितना टाइम लेगी, टाइम उस मीडियम को पार करने में जितना लाइट टाइम लेगी, उतने टाइम में लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती, उस डिस्टेंस को इसका इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ कहेंगे। जितने टाइम में लाइट इस मीडियम को क्रॉस कर रही है, टी मतलब टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना चला? x, और मीडियम में स्पीड क्या लेना है? c तो नहीं लेंगे ना, c तो वैक्यूम में लेते हैं, मीडियम में v मानते हैं। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम कैलकुलेट हो गया, जितने टाइम में लाइट इस मीडियम को पार करी वह टाइम x बाई वी, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम आ गया। अब इतने टाइम में वैक्यूम में लाइट जितना ट्रेवल करेगी, उस डिस्टेंस को इसका इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ कहा जाएगा। तो डिस्टेंस वैक्यूम में चलाना है लाइट को, अब इतना ही टाइम टी में, तो इतना ही टाइम टी में लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस चलेगी? एल मान लीजिए, चलिए एल, तो एल बराबर स्पीड, एल डिस्टेंस है ना, तो स्पीड इंटू टाइम, एल इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो एल इज इक्वल टू स्पीड सी इंटू टाइम टी, एल इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यार। तो एल इज इक्वल टू सी अपनी जगह पे है, टाइम की जगह क्या रख दिया? एक्स बाई वी रख दिया ना। तो डिस्टेंस ये ऑप्टिकल पाथ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह वह वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उतना ही टाइम टी में जितने टाइम में लाइट इस मीडियम को क्रॉस किया था। तो उसी वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है, इसके इक्विवेलेंट, इस मीडियम के इक्विवेलेंट। तो एल इज इक्वल टू सी इंटू टाइम की जगह क्या रखा? एक्स बाई वी। अच्छा एक काम करते हैं, वी को इधर ले आओ, तो एल इज इक्वल टू सी बाई वी इंटू एक्स, एल इज इक्वल टू सी बाई वी इंटू एक्स। सी बाई वी याद आया? म्यू होता है भैया, म्यू होता है ये। तो एल इज इक्वल टू सी बाई वी इंटू एक्स, यानी एल इज इक्वल टू म्यू एक्स, एल इज इक्वल टू म्यू एक्स, एल इज इक्वल टू म्यू एक्स हो गया, एल इज इक्वल टू म्यू एक्स। यानी कोई भी एक ऐसा मीडियम है जिसका विड्थ 100, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, इसको क्रॉस करने में लाइट जितना समय ली टी, उतने समय में लाइट वैक्यूम में जितना ट्रेवल कर लेती वह डिस्टेंस एल म्यू एक्स आ गया। और इसी एल को इस मीडियम के इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ माना जाता है। इसी एल को, जो लाइट का वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इस मीडियम के इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ माना जाता है। तो फॉर्मूला आ गया ना, एक फॉर्मूला याद करिए, एल इज इक्वल टू म्यू एक्स, ऑप्टिकल पाथ एल बराबर म्यू इंटू एक्स। तो कुछ करना ही नहीं है, जो विड्थ, जिस विड्थ मीडियम के जिस विड्थ का ऑप्टिकल पाथ जानना चाहते हैं, बस उस विड्थ को म्यू से गुणा कर देना है, एल इज इक्वल टू म्यू एक्स आ जाएगा। तो ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट हो गया। हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑप्टिक्स अभी रे ऑप्टिक्स शुरू नहीं हुआ है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग को आना चाहिए पहले से ही।
कुछ बहुत फंडामेंटल बातें ये सब हैं। एनीवे, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, FERMATS, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, फॉर्मेट्स, फॉर्मेट एक साइंटिस्ट का नाम है। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर फिक्स्ड पॉइंट, जब लाइट एक फिक्स्ड पॉइंट से दूसरे फिक्स्ड पॉइंट तक जाएगी, देन टाइम टेकन बाई इट, देन टाइम टेकन बाई इट इज ऑप्टिमम, OPTI यहाँ पर लिखा होना चाहिए, OPTIMUM, OPTIMUM, दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम। ऑप्टिमम मतलब या तो मैक्सिमम चाहे मिनिमम, किसके कंपैरिजन में, व्हेन कंपेयर्ड विथ नियर बाई पाथ, आसपास का कोई और पाथ आप बना के देखिए तो लाइट उसी पाथ पर एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट को जाएगी जिस पाथ को ट्रेवल करने में लाइट मिनिमम टाइम ले। देखते भी अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको, पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल क्या है जान लीजिए। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर फिक्स्ड पॉइंट, देन टाइम टेकन बाई इट इज ऑप्टिमम, मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। लाइट एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट को जाएगी तो उसी रास्ते से जाएगी जिस रास्ते से जाने में उसे मिनिमम टाइम लग रहा हो। समझते हैं इस बात को, देखिए समझते हैं इस बात को। मान लीजिए एक प्लेन मिरर लिया मैंने, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। लाइट इस फिक्स पॉइंट से चलिए जहाँ पे छोटा स्पॉट दिख रहा है, देखिए सर्किल ब्लू कलर का, ये छोटा सर्किल। लाइट इस पॉइंट से चली, ये फिक्स पॉइंट है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे आई, पॉइंट 1 नाम दिया गया है इसको। पॉइंट 1 से लाइट रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट 2 पर गई है। दोनों पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, इनके बीच का दूरी L मान लीजिए, ये L वेरिएबल नहीं है। पॉइंट 1 से लाइट आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट 2 पर गई, दोनों के बीच का दूरी L है। ये दोनों पॉइंट्स वेरिएबल नहीं है, देयरफॉर ना L वेरिएबल है ना हाइट H वेरिएबल नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पर जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई है, पॉइंट 1 से लाइट मिरर पे आई, रिफ्लेक्ट हुई, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई है वहाँ पर नॉर्मल बना लो यार, नॉर्मल, ये लाइन नॉर्मल है, ये तो 10th में पढ़ा है ना नॉर्मल। तो लाइट जिस पॉइंट से आई, जिस पॉइंट पर मिरर पे आई, उस पॉइंट पर नॉर्मल बना लीजिए, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। लाइट पॉइंट 1 से मिरर पे आई, रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट 2 चली गई, जिस पॉइंट पर लाइट आई वहाँ नॉर्मल बना दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर हो गए। मान लो नॉर्मल से 1 का दूरी x है और 2 का दूरी y है, तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि लाइट को पॉइंट 1 से रिफ्लेक्ट होकर 2 में आने में जो टाइम लगा वह मिनिमम या मैक्सिमम होगा, ऑप्टिमम होगा। कैसे निकालेंगे? टाइम कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये देखो, ये देखो, ये देखो, चलो पाइथागोरस लगाओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, अंडर रूट, अरे हाइपोटेन्यूस नहीं हुआ इस ट्रायंगल का, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये हो गया डिस्टेंस। यहाँ से 1 से लेके मिरर तक का डिस्टेंस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये डिस्टेंस देखो। फिर लगाइए पाइथागोरस, तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो टोटल 1 से मिरर 2, 1 से फिर मिरर और फिर 2, टोटल डिस्टेंस हो गया ना इतना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर का, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इधर का, इधर का डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर का अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो टोटल टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, अब अगर ये मिनिमम मैक्सिमम है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होना चाहिए ना, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। अगर ये मिनिमम मैक्सिमम है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होना चाहिए। कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैंने क्या किया है कि y को चेंज कर दिया है। y क्यों क्या लिखते हैं हम लोग, l माइनस एक्स, ये पूरा डिस्टेंस कितना था 1 to l,
इधर कितना है x, तो y कितना बचा l माइनस एक्स। तो मैंने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया l माइनस एक्स, y मतलब l माइनस एक्स, y मतलब l माइनस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो y का मतलब l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, सी इधर भेज दिया, कांस्टेंट है सी, सी तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है, वो तो कांस्टेंट है, तो सी टी बराबर इतना आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस अंडर रूट वाई को चेंज करके एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो आना चाहिए बिकॉज ये ऑप्टिमम होना चाहिए फॉर्मेट प्रिंसिपल से। चलो भाई डिफ्रेंशिएट करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ये रहा। ओके, सेकेंड टर्म अंडर रूट में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन ये रहा। ये दोनों डिफ्रेंसिएशन के बाद लिख दिए हम लोग, बराबर जीरो करना था, जीरो है, सिंप्लीफाई करना है। एक टर्म को उधर ले जाइए, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, एक टर्म को इधर ले आओ, एक टर्म ये जो टर्म है बड़ा वाला टर्म इसको इधर ले आओ, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये सेकंड स्टेप आया। इस टर्म को इधर ले आइए जीरो के तरफ, RHS में मतलब स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, x इजिकल टू एल बाई टू, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू आ गया, सिंप्लीफाई करके x इजिकल टू एल बाई टू। इतना आप खुद करिएगा अपने आप से, सिंप्लीफिकेशन तो कर ही सकते हैं ना। x इजिकल टू एल बाई टू आया, यानी ये x इजिकल टू एल बाई टू, ये क्या हुआ, x इजिकल टू एल बाई टू मतलब जितना y है उतना x है, ओ x इजिकल टू एल बाई टू, जितना x है उतना ही y है, x और y बराबर हो गए। अगर x और y बराबर है तो I और R एंगल इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो गया। क्या प्रूफ कर दिया ये फॉर्मेट प्रिंसिपल से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया। फॉर्मेट प्रिंसिपल समझने के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना पड़ा है, तो चलो अच्छा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर लिया है। x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एल बाई टू आ गया, ये मिड पॉइंट हो गया, x और y बराबर हो गए, ये मिड पॉइंट हो गया, यानी जितना I है उतना R है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने प्रूफ किया हुआ है, फॉर्मेट प्रिंसिपल को यूज़ करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया। तो ये ऑप्टिक्स का बेसिक है। ऑप्टिक्स यहाँ से देखिए हम लोग शुरू करने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स, ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम लोग रे ऑप्टिक्स शुरू करने वाले हैं। अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स था, इतना हम लोग को आना चाहिए, ऑप्टिक्स पढ़ने की तैयारी थी ये, तो इतना तैयारी पूरी करिए। नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट से पढ़ाई शुरू करेंगे, यानी अब हम लोग रियली में शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। अभी तक रे ऑप्टिक्स पढ़ने की तैयारी थी, तो अब रियली में हम लोग रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, इतना तैयारी पूरी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट से हम लोग शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स का पढ़ाई। ओके।